हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन स्टार्ट करें सी इंटर एफएम का कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर अपन सारे क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट सारे रिवाइज करेंगे। ठीक है, सारे ऐसे के क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट क्या होती है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर। क्या स्टेक होल्डर्स की अपन से एक्सपेक्टेशंस है ना, जो अपन उनको पे कर रहे हैं वो नहीं, वो अपन से क्या चाहते हैं वो चीज़। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और कैपिटल क्या होता है? जहाँ से अपन को पैसा आया। पैसा कहाँ कहाँ से आता है? अपन को इक्विटी से आता है, प्रेफरेंस शेयर से आता है, डिवेंचर से आता है, लोन से आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो उनकी अपन से एक्सपेक्टेशंस है, जिसने अपन को पैसा दिया उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी अपन से, उस चीज़ को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर, दैट इज द व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, दैट इज कंपनी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अपन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड WACC। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है ना? इसके अंदर दो तरह के डेप्ट होता है, एक इरिडीमेबल डेप्ट और रिडीमेबल डेप्ट। ठीक है, इरिडीमेबल में कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने का मतलब KD निकालने का सिंपल फॉर्मूला है आई अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, है ना। और अपन को टैक्स बेनिफिट मिलता है इसके अंदर, तो 1 - T। ठीक है, क्या चीज़? आई अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। ठीक है, अब नेट प्रोसीड में फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा माइनस करना है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा माइनस करना है। ठीक है, नेट प्रोसीड क्या होता है? मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी, मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब नेट में कितना पैसा मिला। ठीक है ना। तो मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, फॉर्मूला क्या होता है? आई अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो। अ कंपनी इशूड अ रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ 1000 ईच विद अ कूपन रेट ऑफ 10%। कूपन रेट क्या है? 10%। ठीक है, मतलब आई क्या हो गया? 100 रुपीज़। ठीक है, अ कंपनी इंकर्ड अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 100, है ना। अ फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो गया? 100, मतलब नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 1000 माइनस 10, 100। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100 कितना हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100 कितना हुआ? 11.1%। ठीक है, क्या हुआ? 11.1%। ठीक है, 11.1%। आगे चले, है ना। अब होता है रिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल में बता ही था। रिडीमेबल डिबेंचर को इसका मतलब क्या होता है? जिसको अपन को फ्यूचर में रिडीम करना है। ठीक है, तो इसके अंदर दो मेथड होते हैं। एक होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं है ना। जो अपन ने जो इरिडीमेबल में करा है उसी में कुछ एडिशन होगा, वो अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। और एक होता है YTM मेथड। ठीक है, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड देखते हैं। उसके अंदर क्या करते थे? आई अपॉन नेट प्रोसीड करते थे। इसके अंदर 1 - T तो उसके अंदर भी होता था। अब इसके अंदर दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे। आई के साथ एक होते हैं रिडम्पशन वैल्यू, क्योंकि अपन को फ्यूचर में पैसा देना है, तो रिडम्पशन वैल्यू आ गई, माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय N। ठीक है, डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या क्या चीज़? आई इंटू 1 - T प्लस RV माइनस NP होल डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आई क्या है? आई अपना इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, RV क्या है? रिडम्पशन वैल्यू, जिस वैल्यू पे रिडीम होगी। नेट प्रोसीड क्या है? वही चीज़ भाई, कितना अपन को पैसा मिल रहा है माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने ईयर में ये रिडीम होगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो। अ कंपनी इशूड अ 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, मतलब क्या चीज़ है? 10,000 10% डिवेंचर है ना। तो इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 रुपीज़ का, 100 का 10%। मैच्योर कब हो रहा है? 2018 में इशू करा है, मैच्योर हो रहा है 2028 में। तो मतलब कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। एन क्या हो गया? आई हो गया 10, एन हो गया 10। ठीक है, द कंपनी वॉन्ट्स टू नो अ कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 2023, मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2023 को मांग रहा है कि एन कितना होता है। तो 1 अप्रैल 2023 को एन क्या होगा? 18, 19, 20, 21, 22, 23, है ना। 18 पूरा और 23 पूरा नहीं, तो एन कितना हो गया? 5।
यहाँ पे n कितना हो गया अब 5, ठीक है। 18 से कैलकुलेट करो, 18 19 18 पूरा 19 पूरा 20 पूरा 21 और 22 है ना, ठीक है। 5 और 23 स्टार्टिंग है तो 23 को पूरा नहीं लेंगे, ठीक है। व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर, मार्केट प्राइस क्या दे रखी है, मतलब नेट प्रोफिट कितना हो गया 80 रुपीज़, ठीक है। नेट प्रोफिट कितना हो गया 80 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर अज्यूमिंग द टैक्स रेट कितनी है 35%, मतलब टी कितना हो गया 35%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आई अपन ने सही निकाला है, नेट प्रोफिट अपना सही है, रिडीम्पशन वैल्यू अपनी आरवी कितनी है, उसने क्या बोला आरवी करंट 100 रुपीज़ पे अपन को करना है रिडीम्पशन, ठीक है। पीरियड ऑफ डिबेंचर कितना है 5 ईयर्स, टैक्स रेट कितना है 35%, ठीक है। 10 रुपये के हिसाब से, है ना, तो आई 10 1 - 35% प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय 5 आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, है ना, ठीक है, क्वेश्चन हो गया, है ना। इसमें क्या पूछा था, कितने नंबर ऑफ ईयर्स का एन कैसे निकाला अपन ने कि भैया अभी कितने ईयर्स बाकी है और कितने ईयर्स हो गए, ठीक है। उस चीज़ को क्या कहते हैं एन, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। पीरियड ऑफ डिबेंचर क्या है एन, वही पीरियड ऑफ डिबेंचर क्या है 2018 में इशू हो रहा था, अपन 2023 की प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एन कितना हो गया 2023 की क्या हो गया एन कितना हो गया 5, ठीक है। अब क्या है, एक कौन सा मेथड आता है वाईटीएम मेथड। वाईटीएम मेथड क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, आपको आईआरआर निकालनी है। आईआरआर क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। क्या निकालनी है, आईआरआर निकालनी है, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। स्टेप्स टू कैलकुलेट क्या होता है, सबसे पहले कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करो, अपन को कितना इंटरेस्ट देना है, कितना नेट प्रोफिट देना है ना, ये चीज़, ठीक है, कितना अपन को शुरू में मिला। कैलकुलेट एनपीवी, 2 डिस्काउंटिंग रेट लेनी है, उससे एनपीवी कैलकुलेट करनी है ना, और फिर अपन को क्या करना है कैलकुलेट आईआरआर, ठीक है। अपन एक बार मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज ऑफ डिबेंचर, 0th ईयर पे क्या होगा नेट प्रोफिट मिलेगा, 1 to nth ईयर पे आई देना है और 1 - टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और नेट लास्ट nth मतलब लास्ट दिन क्या करना है रिडीम्पशन वैल्यू देनी है, ठीक है। इंटरनल ऑफ रिटर्न क्या होता है, एक ऐसी रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एक ऐसी रेट जहाँ पे एनपीवी 0 हो जाता है। क्या चीज़, एक ऐसी रेट जहाँ पे एनपीवी 0 हो जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अ कंपनी इशूड अ 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 10,000 10% डिबेंचर है, ठीक है। तो मतलब आई कितना हो गया 10 रुपीज़, ठीक है। इशूड ईच ऑन 1/4/2023 एंड टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2028, मतलब एन कितना हो गया 5, ठीक है। एन कितना हो गया 5, बट उससे मतलब नहीं है एन से, है ना। द कंपनी वांट्स टू नो अ करंट कॉस्ट ऑफ existing debenture if the market price of debenture is 80 assuming the corporate tax rate is 35%, मतलब क्या हो गया P0, मतलब 0th ईयर पे अपन को 80 रुपीज़ मिलेंगे, अपन जब इशू करेंगे 80 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। 1 से 5 ईयर्स तक अपन उसको क्या देंगे इंटरेस्ट देंगे। अब इंटरेस्ट पे अपन को टैक्स बेनिफिट मिलेगा, मतलब 35% माइनस कर दो तो कितना आ रहा है 6.5। 1 से 5 ईयर्स तक अपन को क्या मिलेगा 6.5 अपन को उनको देना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोल रखा है, एक सेकंड ना जी। 1 से 5 ईयर्स तक उसने क्या बोला, अपन को क्या देना है इंटरेस्ट देना है ना, इंटरेस्ट देना है ना। 1 से 5 ईयर्स तक अपन को इंटरेस्ट देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। उसके बाद क्या बोला है 5th ईयर पे अपन को क्या देना है उसको रिडीम्पशन वैल्यू देनी है। अपन 2 रेट अज्यूम करेंगे,
ठीक है, एक रेट से पॉजिटिव आएगा और एक रेट से नेगेटिव आएगा। मान लो फर्स्ट रेट जो अज्यूम करिए ना वो पॉजिटिव आती है, ठीक है, फर्स्ट रेट जो अज्यूम करिए वो पॉजिटिव आती है, मतलब मान लो 10% से अपना पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अपन को एक ऐसी रेट अज्यूम करनी है जिससे नेगेटिव आए। तो कैसे, अगर पॉजिटिव आ गई तो उससे ज़्यादा वाली रेट अज्यूम करेंगे तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। क्या चीज़, जैसे 10% पहले अज्यूम करी है ना, उससे पॉजिटिव आ गई है ना, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो अपन को ज़्यादा वाली अज्यूम करनी है, मतलब मान लो 10 से 15% अज्यूम करा तो वो चीज़ नेगेटिव आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस NPV ऑफ L माइनस NPV ऑफ L माइनस NPV ऑफ H माइनस L, ठीक है। करो, सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो, खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। 6.74 प्लस 8.51 डिवाइडेड बाय 6.74 इक्वल्स टू इंटू 5, ठीक है। तो क्या आ रहा है 12.21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या चीज़ है, एक बार वापस देख लो। NPV IRR कैसे निकालेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का एक ही तरीका है। सबसे पहले एक रेट अज्यूम करनी है जिससे पॉजिटिव आ जाए, है ना। अगर पॉजिटिव आ जाती है या नेगेटिव आती है, मान लो नेगेटिव आती है ना, तो अपन को उससे छोटी रेट अज्यूम करनी है। अगर नेगेटिव आएगी तो उससे छोटी रेट अज्यूम करनी है, अगर पॉजिटिव आएगी तो उससे बड़ी रेट अज्यूम करनी है, ठीक है ना। नोट इन द केस ऑफ जीरो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पर, इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इंटरेस्ट विल बी जीरो एंड ऑल द थिंग्स रिमेनिंग सेम, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे बस ये वाली कैलकुलेशन नहीं होगी 6.5 वाली, उसके अलावा सब चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर कैसे निकालें, ठीक है। कन्वर्ट क्या होता है, जैसे मान लो इक्विटी, मतलब डिवेंचर्स है, वो उन्होंने बोला फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें क्या है, रिडम्पशन वैल्यू चेंज हो जाएगी। रिडम्पशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मान लो मेरे को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दे रखी है आज की, मतलब 0th ईयर की या फर्स्ट ईयर की दे रखी है ना, फर्स्ट ईयर की दे रखी है। मेरे को 5th ईयर पे बोला है वो जो अपन ने एक और डिबेंचर इशू करें वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेरे को पता है आज की 20 रुपये वैल्यू है ना इक्विटी की, है ना। तो अपन क्या करेंगे, 5th ईयर की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस, अब मान लो ग्रोथ रेट है 10% के, 10% की पावर 4, क्योंकि अपन फर्स्ट ईयर पे निकाल रहे हैं। अगर अपन 0th ईयर पे निकाल रहे होते तो पावर क्या करते हैं 5, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ये कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट की पावर n, ठीक है। यहाँ पे G क्या है, ग्रोथ रेट, N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, मार्केट वैल्यू क्या है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब क्या आता है, एक टॉपिक आता है अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। सीधी बात ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब क्या होता है, अमोर्टाइज क्या होता है, अमोर्टाइज क्या होता है, धीरे धीरे उसको पूरा पैसा देना, ठीक है, धीरे धीरे पैसा देना। मान लो मेरे पास आज 10,000 का एक डिवेंचर है, मैंने उसको बोला मैं तेरे को 1,000 रुपये करके 1,000 रुपये करके 5 ईयर में दूंगा या 10 साल में दूंगा, ठीक है ना। तो इस साल क्या इंटरेस्ट लगेगा 10,000 पे, 10,000 पे मान लो ये 10%, 10,000 पे 10%, है ना। 10,000 पे 10% कितना था, 1,000 रुपये, ठीक है। इस साल क्या लगेगा, 1,000 रुपये और चुका दिया मैंने तो कितना हो गया, 9,000 पे 10%, तो ये कितना हो गया 900 रुपये। इस साल क्या लगेगा, 1,000 रुपये और चुका दिया तो कितना हो गया 800 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से लगेगा, है ना, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज। अब क्या करना है ना, फर्स्ट ईयर पे क्या था 400 का इंटरेस्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, RBL लिमिटेड आर प्रपोजिंग टू सेल अ 5 years बॉन्ड ऑफ 5,000 each, 5,000 एट द रेट ऑफ 8%। द बॉन्ड विल बी अमोर्टाइज इक्वली ओवर द लाइफ, मतलब हर साल इक्वली अमोर्टाइज हो रही है, ठीक है, इक्वली अमोर्टाइज हो रही है, ठीक है। तो पहले साल अपन उसको कितना पैसा देंगे, 1,000 रुपये देंगे प्लस इंटरेस्ट देंगे 400 रुपये, 5,000 का 4%। अब दूसरे साल अपन को 1,000 रुपये दे चुके हैं तो मतलब 4,000 रुपये बचे, 4,000 का 8%, ठीक है। सेम थर्ड फोर्थ 5th ईयर पे होगा। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं,
डिवाइडेड बाय 1.06। भाई इसमें देखो इट वॉज एक्सपेक्टेड अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखी 6%। कैलकुलेट द बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये के डी दे रखी है, डिवाइडेड बाय के डी कर दो, है ना 1.06, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी आ रही 5 to 6.62.62। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज सेम कॉपी टू कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा, आई की जगह डी हो जाएगा एक चीज़, है ना, और यहाँ पे अपन आई को 1 - टी करते थे, यहाँ पे 1 - टी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है डिविडेंड में अपन को बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद सेम चीज़ रहेगी, सेम एज के डी डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड, और सेम एज के डी इरिडीमेबल में भी YTM और अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है, लगेगा, बस इंटरेस्ट रिप्लेस हो जाएगा डिविडेंड से। अब क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कौन सा टॉपिक आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कितने मॉडल है, 1 2 3 4 5 6 4 5 मॉडल है। सबसे पहले डिविडेंड मॉडल, ठीक है, उसके बाद अर्निंग मॉडल, उसके बाद ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल को गॉर्डन मॉडल भी कहते थे, ठीक है, गॉर्डन मॉडल भी कह रहे हैं। उसके बाद रियलाइज डील और CAPM। ठीक है, सबसे पहले डिविडेंड देख लो। डिविडेंड क्या होता है, D1/P0, जैसे आई अपॉन नेट प्रोसीड करते थे, सेम D1/P0। P0 क्या है, करंट मार्केट प्राइस। D1 क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, करंट डिविडेंड नहीं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये दिन ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो ये अप्रोच कब यूज़ करेंगे, जब डिविडेंड इज कांस्टेंट। ठीक है, डिविडेंड कांस्टेंट होगा तो ये वाली अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, डिविडेंड कांस्टेंट होगा तो ये वाली अप्रोच यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अर्निंग प्राइस अप्रोच। दिस मेथड अर्निंग इज कांस्टेंट, जहाँ पे अर्निंग कांस्टेंट होगी तो E/P0। एक्सपेक्टेड अर्निंग नहीं है, E/P0 है, तो अर्निंग प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, गॉर्डन मॉडल, है ना। गॉर्डन मॉडल में क्या फॉर्मूला होता है, D1/P0 + G। क्या चीज़, D1/P0 + G। और क्या अपन प्राइस कैसे निकालते थे, D1 KE - G, है ना, तो KE तो निकालनी है अपन को, तो D1/P0 + G। डी क्या है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। जी क्या है यहाँ पे, ग्रोथ रेट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है गॉर्डन फॉर्मूला, एक होता है एवरेज मेथड। गॉर्डन फॉर्मूला तो सिंपल है, B/R करना है, B/R। बी क्या होता है यहाँ पे, रिटेंशन रेशियो, और आर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। और है ना, अपन रिटेंशन रेशियो को और क्या लिख सकते हैं, 1 - डिविडेंड पे आउट रेशियो। उसके बाद क्या आता है, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में कुछ नहीं होता, D0/DN -1, ये चीज़ ध्यान रखना, और इसकी पावर n। ठीक है, समझ गए, है ना। यहाँ पे क्या होता है, D0 क्या हो गया, करंट डिविडेंड, है ना, और DN क्या हो गया, ईयर्स अगो का डिविडेंड। ठीक है, ईयर्स अगो का डिविडेंड, क्या चीज़, ईयर्स अगो का डिविडेंड। ठीक है ना। D0 क्या होता है, करंट डिविडेंड, और DN क्या हो गया, ईयर्स अगो का डिविडेंड, और N क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिवाइड D0/DN, फाइंड आउट द रिजल्ट, है ना। फिर FEI टेबल पेन देखेंगे, वो आपको टेबल वेबल देखने की जरूरत नहीं, ICAI देता है। ठीक है, फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1। ठीक है, फिर सी द इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, कैलकुलेट द D0 यहाँ पे क्या दे रखा है, 16.1। ठीक है, और 5 ईयर्स अगो का डिविडेंड क्या दे रखा है, 10 की पावर 1 - 1 करना है, तो 16.1 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है, 1.61 की पावर 5, 1/5 - 1। ठीक है, अब ये निकालने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताऊं। ये निकालने का तरीका क्या होता है, जो रूट में आए आंसर, ठीक है, मान लो 1.61 आ रहा है अपना रूट में। ठीक है, 1.61 को कैलकुलेटर पे 12 बार रूट करो, 12 बार रूट करो। ठीक है, कैसे, 1.61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 करो, -1 करो, डिवाइडेड बाय 5। अब जैसे पावर अपन को 1/5 निकालनी है, मतलब रूट में 5 निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 5, फिर उसमें +1 ऐड करो, फिर 12 बार ये करो।
ठीक है। 12 बार ये करो। कैसे करना है, -1, फिर इसका जो आंसर आया उसको +1, फिर उसको मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 बार। रूट कितनी बार करना है, रूट कितनी बार, 12 बार। 1.61 आया, ठीक है। रूट कितनी बार करना है, 12 बार, ठीक है ना। फिर उसको क्या करना है, -1 करना है, फिर उसमें +1 -1 करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें डिवाइडेड बाय जो भी नंबर है, मान लो पावर 1/3 निकालना है तो 1/3, पावर 5 निकालनी है, मतलब 1/5 निकालनी है, रूट 1/5 है ना, तो पावर 5 हो गई, ठीक है। 5 निकालनी है तो 5, ठीक है। फिर +1 करके मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 बार करना है। फिर इसके बाद क्या आता है, CAPM मॉडल। ये क्या है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है, जितनी रिस्क लोगे उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है ना। इसका क्या है, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना। सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखो, सिस्टमेटिक नहीं, सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखो, K इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF बीटा। यहाँ पे R क्या है, RF क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, है ना। बीटा क्या है, बीटा कोफिशिएंट है, क्वेश्चन में लिया जाएगा। RM माइनस RF क्या है, रिस्क प्रीमियम, और RM क्या है, रिस्क ऑफ मार्केट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट, ठीक है। इसने क्या बोला था, जितना अपन को रिस्क लोगे, मतलब जितनी रिस्क होगी इतना अपन को पैसा मिलेगा, ठीक है। अब दो तरह की रिस्क होती है, ध्यान रखना, दो तरह की रिस्क होती है। एक होती है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, पहले पढ़ लो। ऑल्सो कॉल्ड अ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी कैन बी रिड्यूस बाय डाइवर्सिफिकेशन। जैसे स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया। अब मान लो मेरी कंपनी में स्ट्राइक होती है, तो मेरी कंपनी की रिस्क है ना, उसमें गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, या अदर कंपनीज का कोई रोल ही नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, जो सबके लिए रिस्क होगी। मान लो कुछ गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लगाया, उस हिसाब से सब कंपनी इस पे लगाया हो, तो मेरे पास अकेली कंपनी के ऊपर तो नहीं है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक रिस्क। ऑल्सो कॉल्ड मार्केट रिस्क, इट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, कैन नॉट बी रिड्यूस बाय डाइवर्सिफिकेशन। इट इज़ जैसे इन्फ्लेशन हो गया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये चीज़ को क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक रिस्क। एक कौन सा अप्रोच कौन सा होता है, रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच इज सेम एज YTM मेथड ऑफ, जिसमें अपन IRR कैलकुलेट करते हैं, है ना। व्हेन द प्राइस इज डिफरेंट, अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो प्राइस डिफरेंट नहीं दे रखा और एक प्राइस दे रखा है, ठीक है। अब प्राइस डिफरेंट नहीं दे रखा तो सिंपल है, IRR निकालनी है ना। अब प्राइस डिफरेंट दे रखा है तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे निकालना, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डी मतलब डिविडेंड दे रखा है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का। पी क्या है, प्राइस दे रखा है, अलग अलग प्राइस दे रखा है ना, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, 1 + Y1 निकालना है। Y1 क्या है यहाँ पर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। 1 + Y1 निकालना है, ठीक है। D1 क्या है, अब क्या है, क्या बोला है, D1 + P1 होल डिवाइडेड बाय P0। अब इसके पहले की प्राइस तो है नहीं, तो इसको P0 से कर नहीं सकता, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेम D1 क्या हो गया, 1 + 9.75 डिवाइडेड बाय 9, है ना। 1 + 1.2 + 1.2 + 11.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक सेकेंड, देखो 1 + 9.75 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, एक ही हो गया, है ना। D2 + P2, तो 1 + 11.5 डिवाइडेड बाय 9.75, ठीक है। अब क्या हो गया, D3 क्या हो गया, है ना। D3 क्या है इसमें, देखो 1.2, है ना, और प्राइस क्या हो गया 11, है ना, डिवाइडेड बाय P2 कितना है 11.5। D4 क्या हो गया 1.25 डिवाइडेड बाय 10.6 होल डिवाइडेड बाय 11 क्या है P0, ठीक है, समझ गए। ये D1 क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। P0 इसकी नहीं है, इसलिए अपन को
इसका नहीं दे रखा, अपन को कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसका क्या है 1 प्लस, अब देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस 9.75 होल डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। फिर वापस 1 ही लेंगे, तो 1 प्लस 1.2 सॉरी 1 प्लस 11.5 डिवाइडेड बाई 9.75, ठीक है। 1.2 प्लस 11 मतलब यूँ लेना है, ठीक है ना। डिवाइड क्या करना है, इसमें 9 से डिवाइड करना है, इसमें 9.75 से करना है, ठीक है। आगे चलें, है ना। अब इसमें क्या आ रहा है, इसका जो आंसर आएगा, है ना, इसका जो आंसर आएगा 1 प्लस y1 आ रहा है, मतलब 1 प्लस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब उसको 1/n करेंगे, n क्या है, यहाँ पे 4 बार कैलकुलेट करा है तो 4 होगा, तो 1/4 -1, ठीक है। -1 तो क्या आ रहा है 15%, ठीक है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ICAI ने भी इसमें मिस्टेक कर रखी है, ठीक है। मैं तो क्या ICAI के हिसाब से चल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। नहीं तो क्या होना चाहिए था इसमें 1 प्लस 9.75 होना चाहिए था, डिवाइडेड बाई 9 होना चाहिए था। 1.2 प्लस 11.5 होना चाहिए था, डिवाइडेड बाई 9.75 होना चाहिए था। बट ICAI ने जैसे कर रखा है अपन को वैसे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, फिर ज्योमेट्रिकल मीन निकालनी है ना, 1/n मैंने आपको निकालना सिखा दिया। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर एक क्या आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, चारों का मिक्स। चारों का मिक्स कैसा है, W/E, इक्विटी का वेट निकाल लो, KE से मल्टीप्लाई कर दो, KD का वेट निकाल लो, WD से मल्टीप्लाई कर दो, KP का वेट निकाल लो, WPP से मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे ही सबका वेट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, जो अपन को दी हुई होती है। बुक वैल्यू क्या होती है, जो बुक्स की वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू क्या होता है, जो मार्केट प्राइस जो चल रही होती है, ठीक है। वेट कैसे निकलेगा, जैसे अपन को इक्विटी के निकालना है तो इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। कैलकुलेशन ऑन WACC, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालो, फिर उसका जैसे मान लो इक्विटी का है तो इक्विटी का प्रपोर्शन निकाल लो, उसके बाद दोनों को तीनों चारों को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द W, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर ये देख रहे थे, एक एग्जांपल देख रहे थे। इसमें क्या है WACC कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दोनों तरफ से कैलकुलेट करनी है, बुक वैल्यू से भी और मार्केट वैल्यू से भी, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है इसके अंदर, जैसे डिवेंचर दे रखे हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से 5 लाख के डिवेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख के, इक्विटी शेयर्स 10 लाख का है। अब बुक वैल्यू के हिसाब से तो देख लो क्या हो गया, 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गया 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, और इक्विटी कितनी होगी 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ठीक है। तो हो गया बुक वैल्यू के हिसाब से, है ना। मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपन देखेंगे। अब रुक जाओ, अभी क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखे है, 100 पर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार। सबसे पहले रिडीमेबल कित पे हो रही है, पार पे, मतलब 100 का है, 100 पे रिडीम होगी, है ना। कूपन रेट क्या दे रखी है, 10% फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है, 10 ईयर्स मैच्योरिटी पे फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है 4%, ठीक है। 100 रुपीज़ के हिसाब से अपन को प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल एट पार है, ये भी रिडीमेबल एट पार है। 5% के हिसाब से कूपन रेट दे रखी है, 2% का अपन को क्या दे रखी है, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। अब फ्लोटेशन कॉस्ट किस में से माइनस करेंगे, इसमें से, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये वाला 105, 110, फ्लोटेशन कॉस्ट इसका 4% माइनस करेंगे, इसका 2% माइनस करेंगे, ठीक है ना। इक्विटी क्या दे रखी है, 4 रुपये की फ्लोटेशन कॉस्ट दे रही है, करंट मार्केट प्राइस, तो -4 करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज, ये तो इक्विटी के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है ना। उसके बाद सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लो, तो D1/P0, D1 डिवाइडेड बाई P0, P0 क्या है 24 -4, और D1 क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 दे रखा है, प्लस G दैट इज 10% का अपने पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए उसने क्या बोल रखा है, द फर्म हैज प्रैक्टिसिंग फॉर अर्निंग फंड, है ना। उसके बाद क्या बोल रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, अपन को फ्लोटेशन कॉस्ट पता है ना, और ये सब पता है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, जो लास्ट में मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, या फिर अभी नेट प्रॉफिट अभी क्या मिलेगा, 105 -4%,
तो कितना हो रहा है 108 ईयर पे मिलेगा। 7 साल तक अपन को उसको इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट क्या बोल रखा है उसने, इंटरेस्ट क्या बोल रखा है उसने, एक बार देख लेते हैं इंटरेस्ट क्या बोल रखा है। इंटरेस्ट क्या बोल रखा है उसने 10% का कूपन रेट है ना। 30% का अपने पास वो है टैक्सेशन, 30% का टैक्सेशन है, 10% का कूपन रेट है, तो 7 रुपये का हिसाब से इंटरेस्ट हो गया है ना। और लास्ट में 100 रुपीज़ पार पे देना ठीक है ना। अब क्या रखा हमने IRR के हिसाब से अपन इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं है ना। IRR तो एक 5% लिया है ना, उससे क्या है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो दूसरी उससे बड़ी लेनी है तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, और फिर वही फॉर्मूला लगा के निकालना है, मतलब L प्लस NPV ऑफ L माइनस NPV ऑफ H माइनस NPV ऑफ L प्लस H माइनस L। ठीक है, सेम तरीका है ना। L क्या है यहाँ पे 5%, NPV ऑफ H L क्या है 14.65, NPV ऑफ L माइनस NPV ऑफ H माइनस L। ठीक है, तो 6.89 आ रहा है ना। सेम अपन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सेम तरीके से निकाल लेंगे। तो इससे क्या है अपन को तीनों की कॉस्ट पता चल गई। बुक वैल्यू वेट अपन ने निकाल ही लिए थे, 5 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख टोटल हो गया। अब डिवेंचर का निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाई 20, प्रेफरेंस शेयर्स का निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाई 20, इक्विटी का निकालना है 10 डिवाइडेड बाई 20 है ना। ऊपर से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो WACC क्या है 7.74। सेम अपना क्या है मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से, तो डिबेंचर का क्या वेट हुआ 105 दे रखा है, मार्केट वैल्यू 5000 डिबेंचर है 5,25,000 ये हो गया। सेम प्रेफरेंस शेयर्स का 110 दे रखा है इंटू 5000, और इसका क्या होगा 24 इंटू 1 लाख, टोटल क्या होगा 3475, और वेट निकालेंगे तो 5,25,000 डिवाइडेड बाय 34,75,000। ठीक है, इससे W ऑफ D निकल जाएगा, सेम W ऑफ E निकल जाएगा, और सेम W ऑफ P निकल जाएगा। ठीक है, इनटू अपन क्या करेंगे KD KPR जो अपन ने निकाली है। ठीक है ना, हो गया ये क्वेश्चन। आगे चले, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल। ठीक है, कुछ नहीं, एडिशनल कैपिटल की क्या कॉस्ट होती है वो चीज़ बतानी है। WAC सेम एज WACC करना है। स्टेप्स टू कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले न्यू वेट्स निकालने हैं। मान लो अपन ने एडिशनल कैपिटल इशू करा, मतलब मान लो मेरे पास पहले सिर्फ इक्विटी था 10 लाख रुपए का, अब उसने बोला कि मेरे को 2 लाख रुपए का और कैपिटल चाहिए, पर मैं वो डिवेंचर से इशू कर रहा हूँ, तो टोटल कैपिटल क्या हो गया 12 लाख का। पहले क्या वेट था इक्विटी का 10 लाख के हिसाब से, अब क्या हो गया 10 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख, और डिवेंचर क्या हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख। ठीक है, ठीक है, चले आगे। स्पेशल नोट, फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइस टू कैलकुलेट एक्चुअल नेट प्रॉफिट। ठीक है, फॉर KD KP KR, नॉट फॉर KR, KP KD KE और KP इन तीनों के लिए निकालेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे, पर KR की तरह के लिए अपन फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि KR क्या होता है अपने इंटरनल पैसा होता है, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रही, उसके लिए कुछ देना नहीं है किसी को, वो इंटरनल का पैसा है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, ये नोट्स खत्म हो गए। ठीक है, सारे क्वेश्चन सारे अपन अब एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं है ना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, है ना। इम्पोर्ट PDF, इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की PDF ये रही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। देखो ज़्यादातर सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए, जो मेन क्वेश्चन है मैंने सारे नोट्स में डाल रखे। ठीक है, उसके बाद भी मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ है ना। आ जाओ एक एक क्वेश्चन देखते जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको उसमें कराया, I डिवाइडेड बाई नेट प्रोफिट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको उसमें कराया, N कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, क्या बोलते हैं IRB माइनस NP डिवाइडेड बाई N, ये वाला चीज़ है ना। ठीक है, N क्या होता है रिमेनिंग लाइफ ऑफ द ईयर्स, मतलब मान लो 2023 में अगर अपन को वैल्यू निकालनी है तो रिमेनिंग कितनी लाइफ बच गई, 5 ईयर्स की लाइफ बच गई ना, 2023 से 2028 5 ईयर्स की लाइफ बच गई, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी N। ठीक है,
इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, वो भी सेम ही है ना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, ये क्या है, 0 कूपन बॉन्ड है, तो आई कितना हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। और अपन ने इशू कितने पे करा, 2500 रुपीज़ पे, है ना। और मैच्योर कितने पे होगा, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ पे 25 ईयर्स बाद, ठीक है। तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक क्या तरीका, अपन सिंपल भाई आई 0 हो गया, पर अपन को पहले क्या 0th ईयर पे क्या मिल रहा है 2500, ठीक है। 25th ईयर पे क्या मिल रहा है, 25th ईयर पे क्या देना है, 1 लाख रुपये देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 और 25th ईयर पे क्या देना है, 1 लाख रुपये देना, ठीक है। तो इसको ले लो माइनस में, इन दोनों की आप 2 तरीके से निकालो कि भैया, है ना, एक कम परसेंट ले लो, एक 10% ले लो, एक 15% ले लो। अगर ये माइनस में आता है फर्स्ट वाला तो ज़्यादा ले लेना, फिर अगर प्लस में आता है तो मैं कम में ले लेता हूँ, ठीक है। इसने क्या करा है, इसने 15% और 16% लिया, ठीक है ना। अब क्या है, इसने जो कैलकुलेट करा है ना, वो किस तरीके से कैलकुलेट करा है, देखो इसका भी सही है ना, 7.81 आ रही है 15% के हिसाब से। इसने क्या करा, उसके बाद 16% लिया, 16% के हिसाब से कितना आ रहा है 0.874, ठीक है। तो L प्लस NPV ऑफ H क्या है 0.874, है ना, इसका L, है ना, और H माइनस L कितना आ रहा है 15.89%, ठीक है। सेम चीज़ है ना। अमोर्टाइजेशन बॉन्ड मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया है ना। अब आ जाओ, ये एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल में क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड है, बट इसमें क्या है, बस अपन को क्या निकालना है, करंट मार्केट प्राइस दे रखी है इक्विटी की 12 रुपीज़, है ना। और जब मैच्योर होगा 5th ईयर मैच्योरिटी है, तो 12 इंटू 1.05 की पावर 5 कितना आ गया 15.312। अब एक डिबेंचर 10 शेयर में कन्वर्ट होंगे तो उस दिन की वैल्यू क्या होगी, इंटू 10 153.12, मतलब ये क्या हो गया आरवी क्या हो गया ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ फॉर्मूला लग गया आई प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ केपी देख लो, केपी में क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी सेम ही है ना, यहाँ पे बस प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो, ये देखो D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस 1, D1 क्या है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, यहाँ पे क्या है पेड दे रखा है ना, तो अपन को एक्सपेक्टेड करेंगे तो कितना होगा D0 प्लस 1 प्लस G, ठीक है। आगे चलें, ये वाला एग्जांपल भी मैंने आपको करा दिया है। अब ये रियलाइज डील अप्रोच है, रियलाइज डील अप्रोच क्या होती है, सेम चीज़ है, अपन को IRR निकालनी है, इसमें भी IRR निकालनी है, सेम आप तो ध्यान रखना सिर्फ IRR निकालनी है, IRR निकालना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। क्या है, दो रेट अज्यूम करनी है, एक रेट से अगर नेगेटिव आता है ना, तो अपन को दूसरे रेट से पॉजिटिव लाना है, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, पहले रेट से नेगेटिव आएगा, दूसरे रेट से पॉजिटिव लाना है, ठीक है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिया है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन मेथड वाला। अभी ये CAPM देख लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, मतलब KE निकालनी है, RF 10% हो गया, और RM माइनस RF कितना है, RM कितनी देर की 15%, तो 5% हो गया इंटू 1.75 हो गया, ठीक है। आगे चलें, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या है 10, वो इक्विटी क्या है 10, द करंट मार्केट प्राइस इज 200, कंपनी इज गोइंग टू अ न्यू प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग टू फाइनेंस पार्शली बाय रिटेन अर्निंग, भाई वो रिटेन अर्निंग से फाइनेंस करना चाह रहा है, रिक्वायर्ड अ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इफ द इशू प्राइस इज 190 एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट ईयर इज, मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रहा है कितना 10, है ना, तो D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस 1 प्लस G, है ना, यही सेम होगी। कैलकुलेट क्या, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग,
ठीक है, निकाल ली, आगे चले। उसके बाद क्या रखा है, D0 P0 ये दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है अपन को, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दे रखी है। 50,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 ईच के, रिटेन अर्निंग है 15 लाख रुपीज़ की। मार्केट वैल्यू प्राइस ऑफ द इक्विटी इज 5,50,000। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो अभी क्या है, इक्विटी के अंदर दो पार्ट होते हैं इक्विटी की मार्केट वैल्यू में, एक तो इक्विटी होता है और एक रिटेन अर्निंग होता है। अब इसको किस तरीके से बाइफरकेट करें, मतलब जो ये 50 तो इनको क्या है, बुक वैल्यू के हिसाब से बाइफरकेट करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना 5 लाख और बुक वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग कितना 15 लाख, ठीक है। तो 1:3 का रेशियो हो गया, है ना। टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, मार्केट वैल्यू इज 50,000 इंटू 50। अब इसके अंदर क्या है, रिटेन अर्निंग भी है 25 लाख के अंदर और इसके अंदर इक्विटी भी है ना। तो 1/4 और 3/4 करके 6,25,000 और 18,75,000 हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, ये अपना वेट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे थे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो अपन को KE, KD और KP तीनों चीज़ निकालनी है। क्या क्या निकालना है, KE, KD और KP। सबसे पहले KE देख लेते हैं, KD देख लेते हैं और KP देख लेते हैं। क्या क्या डेटा दे रखा है, ABC लिमिटेड है फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच वी कंसिडर ऑप्टिमम। ये जो है वो ऑप्टिमम है। कंपनी शेयर मार्केट प्राइस इज 23.6, ठीक है। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड 50% ऑफ द EPS ऑफ द 2022। तो इसका क्या हो गया 1.18 एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो D1 कितना हो गया 1.18, ठीक है। EPS प्रेसिडिंग, EPS क्या बोल रहा है, EPS यूनिफॉर्म है। तो EPS कितना, ग्रोथ रेट कितनी है 10% के हिसाब से 1.1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 दैट इज 10%, ठीक है। EPS कितना हो गया 10%। द कंपनी इशूड अ न्यू डिबेंचर ऑफ कैरिंग अ 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड करंट मार्केट प्राइस इज 96। 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करंट मार्केट प्राइस 96 है, ठीक है। द प्रेफरेंस शेयर्स इज 9.2 विद एनुअल डिविडेंड is 1.1 were also be issued. The company is 50% of tax bracket में है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लो, है ना। सबसे पहले अपन को क्या निकालनी है, KD निकालने का फॉर्मूला होता है I/NP, ठीक है। तो आ जाओ, I कितना है इसमें 16 1 - 50% अपॉन NP क्या है 96, ठीक है। KD निकल गया, KP सेम तरीके से निकलेगा और KR है ना, सॉरी KE के लिए अपन ने क्या बोला 1.18 का डिविडेंड मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। नेट प्रोसीड P0 क्या दे रखा था 23.6, ग्रोथ रेट मैंने आपको ये निकाल के दिखाई है, ठीक है ना। तो KE, KD, KPR ये सब निकल गया। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वेट क्या है इसके, इस हिसाब से वेट लेंगे, ठीक है। 30,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख है ना, 10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ठीक है। सेम अपन वेट ले लेंगे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गया। अब C क्या है, C के लिए क्या बोल रखा है, C क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू इक्विटी शेयर्स कैन बी सोल्ड अज्यूमिंग दैट रिटेन अर्निंग इज 50%, ठीक है। तो अपने क्या है, रिटेन अर्निंग 50% है। तो भाई 2.36 का 50% कितने शेयर्स है भाई, 10,000 के हिसाब से शेयर्स है, तो कितना हो गया 11,800 की रिटेन अर्निंग पड़ी अपने पास, ठीक है। रिटेन अर्निंग कितनी हो गई 11,800, है ना। अब इनने बोला इक्विटी वालों ने कि हमारे पास तो 80% ऑफ द टोटल कैपिटल है, हम 11,800 रुपये लगाएंगे। तो ये बोलेंगे भाई प्रेफरेंस वाले और डिबेंचर वाले आप भी पैसा लाओ। तो उनने बोला कितना कितना पैसा लाना है, तो 11,800 डिवाइडेड बाई 80%, टोटल पैसा आना चाहिए 14,750। टोटल पैसा जिसमें से 11,800 कौन ला रहा है, इक्विटी, और बाकी बचाओ कौन लाएगा, प्रेफरेंस और डिवेंचर्स, ठीक है। लास्ट क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड्स एक्सीड द अमाउंट, ठीक है। कि फर्म एक्सीड हो गया मतलब
अपन इस पैसे से एक्सीड हो गया, ठीक है, तो अब तो नया इशू करना पड़ेगा। अब नया इशू कैसे करेंगे, डी वाला नया इशू कैसे करते हैं भाई, नया कैपिटल इंटू प्रोपोर्शन इंटू स्पेसिफिक कॉस्ट, डिबेंचर, प्रेफरेंस और इक्विटी, तीनों चीज़ का कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन कितना है 0.15, इसका कितना है 0.05 और इसका कितना है 0.08, स्पेसिफिक कॉस्ट कितनी है 0.08 इसकी कितनी है 0.1200 और 0.1590, 1590 कैसे होगी 1.18 डिवाइडेड बाई 20 क्यों है, क्योंकि इसने क्या बोला इशू प्राइस कितनी होगी 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ग्राम लिमिटेड हैज 5 लाख इक्विटी शेयर्स, है ना, 1 ऑर्डिनरी शेयर्स विद द करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस इज 1.5, देखो 1.5 की करंट मार्केट प्राइस है। द कंपनी हैज अ डिविडेंड ऑफ 27 पैसा का डिविडेंड है, एंड डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू जस्ट पेड, देखो जस्ट पेड है, एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 0.27 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, वेटेड एवरेज वही चीज़ होगी, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड नहीं है ना, बट इसमें क्या बोल रखा है ना, तो यही चीज़ होगी 0.27 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट 1.15, सॉरी 1.5, कितनी आ रही है 18%, ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लो, कितना आ रहा है 18%, ठीक है, क्योंकि भाई एक ही है, मतलब इक्विटी में टोटल कैपिटल में सिर्फ इक्विटी है, तो वेट भी उसका ही लगेगा सिर्फ। सेम सेकंड क्वेश्चन देख लो, इसमें WACC निकालना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कंपनी इक्विटी शेयर्स इज कोटेड एज 25, द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2 per share एंड इन्वेस्टर मार्केट एक्सपेक्टेड 6% के ग्रोथ रेट है। अपन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो क्या होता है D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G, सेम, कंपनी पेज अ डिविडेंड, पेड नहीं है पेज है, तो D1 क्या है 2, मार्केट प्राइस क्या है 25, G क्या है 6%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोला है, द कंपनी इशूज अ 10% इक्विटी ऑफ 100 ईच, रियलाइज वैल्यू ऑफ 26 विच वाइल द 12 साल बाद रिडीम होगी 12% पे, ठीक है, मतलब 112 पे रिडीम होगा, करंटली अपन को 96 रुपीज़ मिलेंगे। अपन को YTM मेथड से निकालना है, मतलब IRR निकालनी है, IRR मेथड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको बता तो दिया है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2 × 1.06 डिवाइडेड बाई 25, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का सेकंड पार्ट, 96 जीरो ईयर पे 96 और 112 अपन को लास्ट ईयर पे मिलेगा, ठीक है। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, 50% का कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। अपन को वही है, एल निकाल लो, है ना, NPV ऑफ एल, NPV ऑफ एच, है ना भाई, एक पॉजिटिव आ रही है तो एक नेगेटिव आनी चाहिए, दोनों के मिडिल में लेना है, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन अब ये चीज़ मैंने आपको शायद तक ये बताई है, ये पेज है, कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 2 per share एंड द इन्वेस्टर मार्केट प्राइस इज ग्रोथ रेट, मार्केट एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ, मतलब विदाउट ग्रोथ कितना है 2 और विद ग्रोथ कितना होगा 2 + 1.06, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लो, कितने क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 4 देख लो, क्या बोल रखा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे रखी है अप टू और अप बियॉन्ड दे रखी है, EPS दे रखा है 4, डिविडेंड दे रखा है 50%, तो मतलब डिविडेंड कितना हो गया 2, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड इज 10% की ग्रोथ है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, टैक्स रेट दे रखे 50%। क्या निकालना है, डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस, क्या बोल रखा है, द मॉस्को लिमिटेड विशेष फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस इज 10 lakh फॉर द मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट, इट हैज 2,10,000 in the form of retained earning available for the investment purpose, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 10 लाख में से डिबेंचर कितने होंगे 3 लाख रुपीज़ के, बाकी बची हुई क्या होगी 7 लाख की इक्विटी होगी, ठीक है ना। अब 7 लाख में से रिटेन अर्निंग कितनी है 2.1 लाख, तो नई इक्विटी कितनी इशू करूँगा 7 - 2.1,
कितना हो गया 4.9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन ने ये बता दिया भाई कितना, डिटरमाइन द पोस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्थ, ये अपन निकाल ही देंगे अप टू 1,80,000 और बियॉन्ड 1,80,000, है ना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अपन ने सही करा नहीं करा। देखो 70% इक्विटी होगी, 30% डेप्ट हो गया। इसमें से इक्विटी कितनी इशू कितनी करेंगे 4,90,000, रिटेन अर्निंग 2,10,000। डिबेंचर में दो तरीके के हो गए, एक 10% हो गया और एक 16% हो गया, है ना। टोटल हो गया 10 लाख। आई के डी कैसे निकालेंगे, आई अपॉन एन पी, है ना। तो आई कितनी होगी 0.05, है ना। इसमें कितनी होगी 0.08, है ना। और एवरेज कॉस्ट ऑफ, इसने ऐसे करी एवरेज कॉस्ट, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। एवरेज कॉस्ट कैसे करेंगे 0.05 इंटू भाई इसका कितना है 1.8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0.08 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, वापस कर लो 0.05 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 0.03 प्लस 0.08 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 0.032, कितना हो गया 0.03 प्लस 0.032 कितना हो गया 6.2%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग D1 डिवाइडेड बाई P0, है ना। D1 क्या है, इसमें डिविडेंड पेड कितना आ रहा है 2, ग्रोथ रेट दे रखी 10%, है ना। 2.2 का डिविडेंड हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई नेट प्रोफिट 44, है ना। ठीक है, कंप्यूट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर WACC तो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, अपन थे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने यही बताया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से, बट इसमें क्या है प्लस आपको फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं माइनस करनी व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द KR। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, आप पढ़ो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 34,50,000 का, इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, KE दे रखी है, KD दे रखी है 16%, 8%। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको 75 लाख की और जरूरत है, जो ये KD मतलब डिबेंचर इशू करेगा। ठीक है, वो क्या इशू करेगा, उसने क्या बोला 8% पे इशू करूंगा, है ना। ठीक है, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले KE, ओल्ड KE और ओल्ड KD कितनी होगी अपने पास, KE होगी 16%, KD होगी अपने पास 8%। वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेप्ट। वैल्यू ऑफ डेप्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KD। इंटरेस्ट कितना है 7,50,000 डिवाइडेड बाय KD कितनी है 8%। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, अर्निंग डिवाइडेड बाय KE, है ना। अर्निंग कितनी है 34,50,000 माइनस कितना इंटरेस्ट है 7,50,000। ठीक है, ये टोटल अर्निंग हो गई, डिवाइडेड बाय KE करेंगे तो अपने क्या है वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ डेप्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या नई अर्निंग आएगी, नई अर्निंग में 34,50,000 में 14,25,000 भी ऐड होंगे, माइनस इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट माइनस होंगे, एक ये ओल्ड इंटरेस्ट और एक नया इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी सेम रहेगी, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी नई KE आ जाएगी। ठीक है, इससे, है ना। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देख लो। वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे निकाला, सबसे पहले इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KD। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KE। कॉस्ट ऑफ इक्विटी नया कॉस्ट कैसे निकाला 34,50,000 प्लस 14,25,000 माइनस दोनों इंटरेस्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16,85,000। नया प्रपोजल के हिसाब से कितना हो जाएगा 16,85,000 और उसका क्या है 93,75,000 और वेट उस हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन जो मैंने अपन को पीछे करें, बट इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स YTM मेथड से निकलेगी, मतलब IRR से। ठीक है, और वैल्यू ऑफ जो डिबेंचर निकालना है वो कैसे निकालना है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है। ठीक है, तो अपन को क्या निकालनी पड़ेगी कि इसमें इसके डेटा के सबसे पहले KE निकालनी पड़ेगी, वो निकलेगी CAPM से, RF प्लस RM
माइनस आर एफ इंटू बीटा से, ठीक है, उससे के ही निकलेगी। तो देखो कैसे निकलेगी, है ना, आर एफ कितनी देगी, 10%, है ना, बीटा कितना दे रखा है 1.25 और आर एम कितना दे रखा है 18%, ठीक है, लगाओ 18 इंटू 1.25 कितना हो रहा है 22.5 प्लस 10 कितना हो रहा है 18 का रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है, कितना हो रहा है 32.5, है ना। तो के ही हो गई, है ना, के ही दे रखी है, आई हो गया, आई डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इज टू के ही होता है। अब अपन को क्या क्या करना है, सॉरी डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड कितना दे रखा है, द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 12.75 का डिविडेंड पे करा है, ठीक है, 12.75, है ना। तो अपन को मार्केट वैल्यू चाहिए करंट की, है ना, प्लस और उसने क्या बोल रखा है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए क्या डेटा दे रखा है कि भैया ग्रोथ के लिए उसने क्या बोल रखा है, एक बार पढ़ो, ईच कन्वर्टेड 18% का प्रीमियम 5 ईयर्स अगो डिवेंचर दे रखे, वो डिविडेंड की वैल्यू दे रही है 10 रुपीज़। तो ग्रोथ इज गस टू 12.75 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1/5 माइनस 1, ग्रोथ निकल जाएगी, ग्रोथ होगी, डिविडेंड आ गया, है ना, D1 निकल जाएगी, है ना, के ही अपन को दे रखी है, तो D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी से प्राइस आ जाएगी। प्राइस को नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करना है और उसको वापस ग्रोथ से करना है, तो उससे क्या है 5 ईयर डाउन द लाइन की प्राइस निकल जाएगी, ठीक है, 6 ईयर डाउन द लाइन की प्राइस निकल जाएगी। एक बार आप क्वेश्चन मैं आपको दोनों आंसर दिखा देता हूँ, आ जाओ समझा देता हूँ उस तरीके से, मैंने आपको पूरा समझा तो दिया ही है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, आर एम माइनस आर एफ बीटा D0 D5, ठीक है, सबसे पहले के ही निकाला, ठीक है, ग्रोथ वही चीज़ है 12.76 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5, ठीक है, -1 करना था, ग्रोथ आ रही, ग्रोथ कितनी आई 5% के हिसाब से, D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, ठीक है, D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, है ना। उसके बाद क्या बोल रखा है, ये क्या है, ये क्या वैल्यू आई, है ना, P6 आ गया, P6 कितना आया 65.28, है ना। ऐसा भी कर सकते थे D1 इंटू 1.05, तो अपन को क्या मिलता 32.5 माइनस 0.505, तो इससे क्या है P1 मिल जाती, फिर P6 तक पहुंचना होता, P0 मिल जाती, P6 तक पहुंचना होता, तो 6 बार और अपन को पावर करनी पड़ती, ठीक है ना। आ जाओ P6 आ गई अपने पास, नेट प्रोफिट अपन को 95 है, एन अपने को 6 दे रखा है, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके, फिर केडी कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट इंटू आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए उसने क्या बोला अपन को कि भैया उस तरीके से निकालना है, किस तरीके से, YTM मेथड से, 0th ईयर पे 103.4, है ना, ठीक है, इस हिसाब से। अब ये क्या है, इसने जो निकाला है ना इस तरीके से, इसने ना अपन जो निकालते हैं वो इसको माइनस लेते हैं, ठीक है, तो इसको माइनस लेके ही करना है आपको, और प्लस और माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव करना है, ठीक है। उसके बाद KP सेम ही आ जाएगी, ठीक है, KE निकाल दी, KD निकाल दी, KP निकाल दी, दोनों का वेट अपन को निकाल ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया सारे, है ना, और ठीक है, सारे क्वेश्चंस भी हो गए, मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी रिवाइज करा दी, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर कोई भी और क्वेश्चंस की अगर ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, और कोई भी डाउट आता है तो उस चैनल पर पूछो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और जय श्री श्याम, मेहनत करते हैं।